दूसरी तरफ इस वक्त रुद्र को बिल्कुल भी पता नहीं था कि अजय और राकेश उसके बारे में कैसे निपटने की योजना बना रहे थे। वो और शेखर, शोएब, रवीना और बाकी लोग पूरे दिन रिसोर्ट में खूब मस्ती कर रहे थे। इस रिसोर्ट की मनोरंजन सुविधाएं बहुत अच्छी थी, इसलिए वे रात के 10 बजे तक अपने कमरों में वापस नहीं गए। इस बीच रवीना उस विला में गई जहां राधिका और आराध्या अकेले रह रही थी। क्योंकि राधिका और आराध्या को रुद्र इतना पसंद नहीं था, इसलिए वे उसके और बाकी लोगों के साथ खेलने बाहर नहीं गई। राकेश, अजय और बाकी लोग अपने कमरे में रुद्र से निपटने की योजना बना रहे थे, इसलिए ये दो लड़कियां पूरे दिन अपने कमरे में रहीं। अजय का क्या मकसद है? हम आखिरकार खेलने बाहर आए, लेकिन कल वापस जाना है, आज कहीं भी नहीं गए। क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? आराध्या को राकेश से एक मैसेज मिला था और वो कल मुंबई वापस जाने की तैयारी कर रही थी। अजय को जरूर कोई महत्वपूर्ण काम होगा, इसलिए वो इतना बेचैन है। हम अगली बार फिर आ सकते हैं, राधिका ने हल्के अंदाज में समझाया, पर उसका ध्यान कहीं और था। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ बाहर नहीं आऊंगी। ये सब किस काम का है? आराध्या ने नाखुशी से मुंह बनाते हुए कहा। आराध्या, राधिका, तुम दोनों क्या बात कर रही हो? उसी वक्त रवीना मुस्कुराते हुए उनके पास आई और पूछा, हमने कुछ खास बात नहीं की। अजय ने कहा है कि हम कल सुबह वापस जा रहे हैं और हम अभी तक कहीं भी नहीं खेले। ये तो बहुत बर्बादी है। आराध्या ने निराशा व्यक्त की। कल वापस जा रहे हो? ये सुनकर रवीना की आंखों में आश्चर्य की चमक आई। फिर वह जल्दी से आराध्या के पास जाकर धीरे से पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जाना चाहती हो? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने बस कहा वे वापस जाना चाहते हैं। आराध्या ने रवीना की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, रवीना, तुम तो यहां रुकने वाली नहीं हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, कल तुम हमारे साथ वापस जा रही हो। मैं तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ सकती ताकि उस नादान रुद्र को मौका मिल सके। तारा, ये क्या बकवास कर रही हो? जाहिर है मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूं। आखिरकार ये रुद्र के साथ क्लास रीयूनियन है। मेरे लिए अकेले यहां रहना ठीक नहीं होगा। हालांकि रवीना रुकने की सोच रही थी, लेकिन आराध्या की बात सुनकर उसे रहना ठीक नहीं लगा। ओह, वैसे मैंने रुद्र से एक बात की है। हम कल टेंपल ऑफ स्पिरिट्स जाने वाले थे, पर अब शायद नहीं जा पाएंगे। मैं अभी रुद्र को कॉल करती हूं। रवीना ने फोन निकाला और विला से बाहर जाने ही वाली थी। रवीना, रुको, राधिका ने बिना भाव बदले बुलाया। रवीना, क्या बात है? रवीना ने सिर घुमाकर राधिका की ओर देखा। उसका चेहरा पूर्णतः उलझन में था। मुझसे कुछ पूछना है, मेरे साथ चलो, राधिका ने गंभीर स्वर में कहा और सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़ी। रवीना चौंकी, फिर जल्दी से राधिका के कमरे में चली गई। राधिका, वो गंभीर बात क्या है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो? रवीना दरवाजे पर खड़ी होकर उलझन में राधिका से बोली। रवीना, क्या तुम्हें पता है कि रुद्र और बाकी लोग विला में आ बसे हैं? राधिका ने धीरे से पूछा। हाँ, मुझे पता है, रवीना ने धीरे सिर हिलाया। क्या तुमने ये विला योगेंद्र के जरिए उनकी व्यवस्था की थी? राधिका ने आगे पूछा। मेरे पास ऐसी क्या ताकत है? योगेंद्र जैसा कोई जानती तक नहीं मैं। रवीना ने हताशा जाहिर की। अगर ये तुमसे संबंध नहीं रखता तो योगेंद्र के रवैये में कल रात अचानक आए बदलाव और आज उनका विला में आप बसे होना कैसे समझाओगी? ये सब कोई संयोग नहीं हो सकता। अगर ये तुमसे संबंध नहीं रखता तो किससे रखता है? राधिका का स्वर थोड़ा उत्तेजित लग रहा था। ये सवाल राधिका को परेशान कर रहे थे। उसे लग रहा था ये मामले जितने साधारण दिखते थे उससे कहीं ज्यादा जटिल है। अगर ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रुद्र और बाकी को यह सुविधा मिली तो राधिका इसे मना कर लेती, पर अब जबकि यह रवीना से जुड़ा नहीं, इसे कैसे समझाए? राधिका, मुझे लगता है ये चीजें हम दोनों से कोई संबंध नहीं रखती। फिर तुमने अचानक इसे क्यों पूछा? रवीना ने भौहें तनी और उलझन में पूछा। हाँ, ये जरूर हमसे नहीं जुड़ी, पर क्या तुमने कभी सोचा कि ये सब रुद्र से कैसे जुड़े हैं? क्या वो उतना साधारण नहीं जितना हम सोचते हैं? शायद वो अपनी असली पहचान छुपा रहा हो। राधिका ने थोड़ी चिंता जताई।
इससे उसका क्या संबंध? रवीना की आंखों में आश्चर्य झलक गया। फिर वो धीरे से राधिका से बोली, राधिका, असल में एक बात है जो मैं तुमसे नहीं बोली। क्या बात? राधिका रुकी और उलझन में पूछने लगी, क्या तुम्हें वो जेड ब्रेसलेट याद है? रवीना ने रुद्र द्वारा दिया हुआ फीनिक्स ब्लड जेड कंगन अपनी कलाई से उतारकर धीरे से पूछा। मुझे याद नहीं, राधिका ने हल्का सर हिलाया। ये जेड ब्रेसलेट मुझे रुद्र ने दिया था। तुम सभी ने कहा था कि ये नकली है, लेकिन मेरे पिता ने विशेषज्ञों से जांच कराई तो ये एक फीनिक्स ब्लड जेड निकला, जिसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। रवीना ने धीरे धीरे बताया। 10 मिलियन से भी ज्यादा? राधिका ये सुनकर सहम गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 10 मिलियन से भी ज्यादा रवीना का बहुत ही विनम्र अंदाजा था। वास्तव में इस कंगन की कीमत कम से कम 50 मिलियन या उससे ज्यादा थी, और ये कोई धनवान होकर भी आसानी से खरीदने वाली चीज नहीं थी। वो तुम्हें ऐसा कीमती जेड ब्रेसलेट कैसे दे सकता है? ये जेड ब्रेसलेट कहां से आया? क्या उसने चोरी किया था? राधिका ने उलझन से देखा। ऐसा लगता है कि ये जेड ब्रेसलेट भी रुद्र को किसी और ने दिया था, लेकिन अगर वो मुझे इतनी कीमती चीज दे सकता है तो लगता है कि वह भी कोई असाधारण व्यक्ति होगा, सही? और रवीना असमंजस में थोड़ी रुक गई। और क्या? राधिका जल्दी से पूछी। और मेरे पिता ने मुझे कहा कि अगर अजय और रुद्र में से चुनाव करना पड़े तो रुद्र को चुनो। रवीना शर्माते हुए बोली। क्यों? राधिका इस बात पर और ज्यादा उलझन में पड़ गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि 100 अजय भी एक रुद्र के बराबर नहीं हो सकते। रवीना ने धीरे से कहा। 100 अजय एक रुद्र के बराबर नहीं? राधिका ये सुनकर हैरान रह गई। राधिका अच्छे से जानती थी कि रवीना के पिता नवीन कैसे इंसान थे। यहां तक कि उसके अपने पिता कुलविंदर भी नवीन की बहुत इज्जत करते थे। आखिरकार नवीन ऐसा शख्स था जो निहाल जैसे इंसान का भी मुकाबला कर सकता था। लेकिन जब राधिका ने नवीन से रुद्र के बारे में वो राय सुनी तो उसका चेहरा तुरंत बहुत ज्यादा चकित हो गया। 100 अजय भी एक रुद्र के बराबर नहीं। इस एक वाक्य में छिपी जानकारी राधिका के लिए समझ से बाहर थी। अजय का पिता जल्द ही डेप्यूटी चीफ ऑफ वॉर बनने वाला था, और अजय का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा हुआ था। अभी भी अजय को सफल अमीरजादों की सूची में गिना जाता था। भले वह सबसे ऊपर की श्रेणी का न हो, पर फिर भी कई लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। उसका भविष्य सीधा और आसान दिखता था, लेकिन दूसरी तरफ रुद्र नाम का वो लड़का बस खाने की डिलीवरी करके अपना गुजारा करता था। राधिका समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर रुद्र की अजय से तुलना कैसे हो सकती है। और फिर रुद्र ने रवीना को दिया वो महंगा फीनिक्स ब्लड जेड कंगन, वो आया कहां से? ढेरों सवाल राधिका के दिमाग में घूम रहे थे। रवीना, क्या तुम्हें सच में पता है कि रुद्र असल में कौन है? राधिका ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद धीरे से पूछा। रवीना की आंखों में लाचारी की झलक आई। उसने धीरे से कहा, मैंने भी पापा से यही सवाल पूछा था, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि रुद्र के साथ अच्छा व्यवहार करना, और कुछ नहीं। रवीना की तरफ देखते हुए राधिका ने एक गहरी सांस ली। अब उसे लगा कि अगर सच जानना है तो एक ही तरीका बचा है, सीधे रुद्र से पूछना। राधिका अचानक उठ खड़ी हुई और कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ी। रवीना ने यह देखकर जल्दी से पूछा, राधिका, तुम कहां जा रही हो? मैं रुद्र से मिलने जा रही हूं, उससे कुछ पूछना है। राधिका ने बिना कुछ छिपाए ठंडे स्वर में जवाब दिया। कल सुबह उन्हें यहां से जाना था। पता नहीं इससे अगली बार कब रुद्र से सामना होगा, इसलिए राधिका ने तय किया कि सच्चाई आज ही जाननी है। रवीना ने राधिका की पीठ देखी तो उसकी आंखों में भ्रम की झलक आ गई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक राधिका को रुद्र में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी। इससे पहले तक राधिका हमेशा रुद्र से उदासीनता ही दिखाती थी, पर आज उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। उधर उस विला में जहां रुद्र और शोएब रहते थे, दिशा के रिजॉर्ट छोड़ने के बाद शेखर के पास कुछ करने को नहीं था, तो वह भी यहीं आकर रहने लगा था। फिलहाल रुद्र, शोएब और शेखर ताश खेल रहे थे। शेखर का मूड भी कुछ सुधर गया था। इसी दौरान राधिका वहां पहुंची। उसने रुद्र को सोफे पर बैठा हुआ ताश खेलते देखा।
उसकी आंखों में थोड़ी बेपसी झलक आई, क्योंकि शेखर और शोएब दोनों साधारण से ही दिख रहे थे और राधिका के सोचे हुए अंदाज और असली दृश्य में काफी अंतर था। लेकिन राधिका ने वापस जाने का इरादा नहीं किया। अब वह रुद्र के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छुक हो चुकी थी। राधिका, तुम आ गई। हालांकि राधिका हमेशा रुद्र से दूरी बनाए रखती थी। रुद्र उसके लिए हमेशा गर्मजोशी से पेश आता था, लेकिन उसका यह व्यवहार राधिका के लिए नहीं, बल्कि राधिका की मां भाग्यश्री के कारण था। आखिरकार भाग्यश्री ने हमेशा रुद्र का अच्छे से ख्याल रखा था, जैसे वो उसका अपना भांजा हो। यह बात रुद्र को बेहद छू गई थी। रुद्र, मेरे साथ बाहर चलो, मुझसे एक जरूरी बात करनी है, राधिका ने ठंडी आवाज और आदेश जैसे लहजे में कहा। शोएब और शेखर ने सवाल भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। रुद्र ने बिना कुछ पूछे खड़े होकर राधिका का पीछा किया। विला से बाहर निकलकर राधिका एक बेंच पर बैठ गई। रुद्र भी धीरे धीरे चलकर उसके सामने बैठ गया और नरमी से पूछा, राधिका, क्या बात है? रुद्र, तुम असल में हो कौन? राधिका ने ठंडे स्वर में सवाल किया। मैं कौन हूं? रुद्र उलझन भरे स्वर में बोला। हाँ, असल में तुम कौन हो? राधिका ने जिद से दोहराया। रुद्र मुस्कुराया और बोला, जो हूं वही हूं। इसके अलावा और कौन हो सकता हूं? रुद्र, अब ये नाटक बंद करो। तुम्हारे मां बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तक तुमने खुद मेहनत करके की। ये सब मैं अच्छी तरह जानती हूं। मम्मी ने मुझे कई बार तुम्हारे बारे में बताया था। उस समय मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब तुम बिल्कुल बदल चुके हो। राधिका की आवाज और ठंडी हो गई और उसकी आंखें और कड़क दिखने लगी। रुद्र ने शांत स्वर में पूछा, मैं बदल गया हूं? कैसे? राधिका गुस्से में बोली, तुमने रवीना को करोड़ों का जेड ब्रेसलेट दिया। ये आया कहां से? कल डिनर पर योगेंद्र तुम्हारा कितना सम्मान कर रहा था। आज उसने तुम्हारे लिए विला बदलवाया। ये सब हो क्या रहा है? तुम राकेश और अजय की धौंस से भी नहीं डरे। चंद्रिका जैसी शख्सियत से तुम कैसे परिचित हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? राधिका लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रही थी। रुद्र ने बिना हड़बड़ाए शांत चेहरे के साथ सब सुना। राधिका ने तड़पकर कहा, रुद्र, मुझे आज ही इन सब सवालों के जवाब चाहिए। रुद्र ने ठंडी आवाज में कहा, माफ करना, लेकिन मुझे कोई फर्ज नहीं दिखता कि तुम्हें जवाब दूं। तुम्हें कोई और काम है? राधिका ने रुद्र का रास्ता रोकते हुए ऊंची आवाज में कहा। रुद्र, अगर तुमने मुझे आज कुछ नहीं बताया तो मैं अभी मम्मी को कॉल कर दूंगी। रुद्र ने उसकी ओर हल्की नजर डाली और फिर सपाट लहजे में कहा, कुछ बातें अगर मैं बता भी दूं तो भी तुम विश्वास नहीं करोगी, और मान भी लो तुम जान गई तो तुम्हें क्या फायदा होगा? राधिका जिद पर अड़ी रही। तुमने कुछ बोला ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि मैं विश्वास नहीं करूंगी? रुद्र ने सामने खड़ी राधिका की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की बेपसी झलक रही थी। उसे पता था कि यह जरूर योगेंद्र की अजीब प्रतिक्रिया के कारण हुआ, जिसने राधिका को शक में डाल दिया। आखिर वे बेवकूफ नहीं थे। योगेंद्र रुद्र को देखकर एकदम बदल गया था। इसका मतलब था कि जरूर कुछ छुपा हुआ है। शोएब, शेखर और बाकियों को रवीना की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्हें लगा कि यह सब शायद रवीना से जुड़ा हुआ है। लेकिन राधिका अच्छी तरह जानती थी कि रवीना का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए राधिका इतनी बेचैन थी सच्चाई जानने के लिए। रुद्र को भी मालूम था कि अगर उसने आज मामला साफ नहीं किया तो राधिका कभी हार नहीं मानेगी। इसलिए उसने हल्की सांस ली और धीरे से राधिका से कहा, ठीक है, चूंकि तुम जानना ही चाहती हो तो मैं बता देता हूं। राधिका ने रुद्र को दृढ़ निगाहों से देखा। लगता था उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो सच्चाई जानकर ही रहेगी। असल में वही मिस्टर रुद्र हूं जिसके बारे में योगेंद्र ने कहा था। रुद्र ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम मिस्टर रुद्र हो। राधिका का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। हां, वही मिस्टर रुद्र हूं जिसके बारे में तुम सब चर्चा कर रहे हो। निहाल,
शौर्यवीर सिंह और नवीन सब मेरे अधीन काम करते हैं। मेरे पास ढेरों पब्लिक कंपनियों के सीईओ हैं। मेरी संपत्ति कई ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। मेरी कंपनी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कुछ समय पहले मैंने सिंगापुर की मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में कर्णेश को हराया और अब चारों प्रांतों के बड़े बड़े लोग मेरी बात मानते हैं। चंद्रिका के दादा लकी मेरी पहचान से परिचित है और चंद्रिका का रिश्ता उन्होंने खुद मुझसे जोड़ा। और जो जेड पेंडेंट मैंने रवीना को दिया था वो मुझे चंद्रिका ने ही दिया था। कुछ करोड़ मेरे लिए बस एक नंबर है, मुझे उसकी परवाह नहीं। रुद्र ने राधिका से बहुत शांति से ये सब कहा। मैं केवल देवनगर का ही नहीं, पुणे का भी सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं। यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। अब क्या तुम्हारे और सवाल बाकी हैं? रुद्र की बातें सुनकर राधिका के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी, उल्टा उसकी आंखों में ठंडापन और भी बढ़ गया। अब क्या तुम ये पूछने वाली हो कि मैं इतना अमीर कैसे बना? रुद्र ने ठंडे स्वर में राधिका से कहा। बस रुद्र। राधिका अचानक गुस्से से चिल्लाई और रुद्र की ओर क्रोध भरी निगाहों से देखा। रुद्र, मुझे पता है कि तुम हमेशा समाज के निचले तबके की जिंदगी जीते रहे हो और तुम्हारे दिल में बहुत गुस्सा है। मैं सचमुच तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन राधिका ने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन तुम्हारा झूठ बोलने का स्तर सचमुच बहुत घटिया है। अगर तुमने कोई और पहचान बना ली होती तो शायद मैं मान भी लेती, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो बहुत ही हास्यास्पद है। तो तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में ज्यादा हास्यास्पद कौन है? रुद्र ने शांत भाव से राधिका से कहा। आज तुमसे मिलने आना मेरे लिए बड़ी गलती थी। अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकलती नहीं। लेकिन रुद्र, मैं बस एक बात कहना चाहती हूं। चाहे तुम चंद्रिका और योगेंद्र जैसे लोगों से मिल लो, वे कभी तुम्हारा सहारा नहीं बन सकते। चंद्रिका खुद एक लड़की है और वह कभी मेहरा परिवार का बिजनेस नहीं संभाल पाएगी। योगेंद्र का पिता अनूप समाज का बड़ा आदमी है, लेकिन वह भी कभी भी गिर सकता है और जब वह गिरेगा तो उम्मीद है तब भी तुम्हें मुझे देखने का मौका मिले, बजाय इसके कि मेरी मां मुझे तुम्हारे पास जेल में ले आए। आखिर में मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम जेल जाते हो या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अपनी मां की चिंता कर रही हूं। तुम उसके आंसुओं के काबिल नहीं हो। राधिका बहुत बुद्धिमान थी। वह मानती थी कि रुद्र का योगेंद्र और चंद्रिका जैसे लोगों से मिलना यूं ही नहीं है, पर इसमें निश्चित ही कुछ बातें ऐसी हैं जो आम लोग नहीं जानते। राधिका को डर था कि रुद्र कहीं गलत रास्ते पर न चला जाए, इसलिए वो इतनी बेचैन थी उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन उसके जवाब सुनकर उसे लगा कि रुद्र उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। उसकी बातें बिल्कुल काल्पनिक और झूठी लगी। वह चिंतित थी कि रुद्र झूठ में और गहराई तक न डूब जाए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। बेशक राधिका की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि रुद्र की स्थिति उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, वरना वह कभी उससे इतनी खुलकर बातें न करती। रुद्र ने सामने खड़ी राधिका को देखा और हल्की सांस ली। मैंने पहले ही कहा था, चाहे मैं सच बता भी दूं तो तुम यकीन नहीं करोगी। आम लोग इन सब बातों को समझ ही नहीं सकते। तुमने ही जबरदस्ती मुझसे कहलवाया। ठीक है रुद्र, अब मेरी तुम्हारी बकवास सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैंने अपनी बातें कह दी। अब जो करना है वो तुम्हारा काम है, लेकिन मैं वापस जाकर मां को तुम्हारे जैसे इंसान से दूर रखने की कोशिश करूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे परिवार को प्रभावित करो। राधिका ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और दूर जाती हुई नजर आई। इस समय राधिका भी बहुत नाराज थी। आखिर वो रुद्र को समझाने आई थी, पर वह यहां आकर ऐसी बेकार बातें कर रहा था। उसे लगने लगा कि वह बेवजह आई। रुद्र की बातें याद आते ही राधिका को हंसी आई। मिस्टर रुद्र, उसने मन ही मन व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम जैसे निकम्मे इंसान खुद को मिस्टर रुद्र कहते हो। यह तो गजब धोखा है। पहले तुम गरीब थे, लेकिन कम से कम वहम में तो नहीं रहते थे। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ही सालों में तुम इतने पागल बन जाओगे। रुद्र ने राधिका की दूर जाती परछाई को देखा। उसकी आंखों में बेबसी की झलक थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा,
कभी कभी चाहे मैं सच्चाई बता भी दूं तो क्या फायदा, कौन मानेगा। आम लोग इन बातों को समझ ही नहीं सकते। यहां तक कि मुझे खुद भी यकीन करना मुश्किल होता है, तो वे कैसे यकीन करेंगे। रुद्र। तभी लगभग 50 मीटर दूर जा चुकी राधिका अचानक मुड़ी और जोर से पुकारा, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? रुद्र ने धीरे से सिर उठाया और राधिका की ओर देखा। चेहरे पर उलझन थी। रुद्र, जो बातें तुमने अभी मुझसे कही, मैं सलाह देती हूं कि किसी और को मत बताना, नहीं तो सब सोचेंगे कि तुम पागल हो। राधिका ने नफरत भरे अंदाज से रुद्र से कहा। वो बेबस होकर सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम राकेश और अजय को उकसाना बंद कर दोगे, उसने चिल्लाना जारी रखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उन्हें उकसाया है ना? उसने आराम से जवाब दिया। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि उन्हें और परेशान मत करो। हालांकि अब तुम योगेंद्र और चंद्रिका जैसे लोगों को जानते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी सुरक्षा तुमसे दूर हो जाएगी, तब तुम्हें मुसीबत होगी। और अजय ने तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति भी ढूंढ लिया है, सावधान रहो। राधिका की बातों में सफाई आई। चाहे उसके मकसद जो भी हो, वो उसकी भलाई के लिए कह रही थी। उसके शब्द मदद करने के इरादे से थे। समझा। उसने उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। और आखिरी बात, राधिका ने भौहें चढ़ाई और फिर धीरे से कहा, हालांकि इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रवीना की सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मैं ये सलाह देने का दायित्व महसूस करती हूं। तुम उसके लायक नहीं हो। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम उसे परेशान करना बंद कर दोगे। हाँ। उसकी बात सुनकर वह मजबूरन हंस पड़ा, ये नहीं जान पाते हुए कि क्या कहे। यही पल था जब उसे एहसास हुआ कि राधिका कितनी समझदार लड़की है। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। अब जो तुम करना चाहते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। राधिका ने ठंडी आवाज में यह कहा और आगे चल दी। रुद्र ने उसकी चाल देखी और बिना कुछ कहे धीरे से सांस छोड़ी। राधिका अपने विला लौट गई। राधिका, रुद्र के साथ बातचीत कैसी रही? क्या तुमने उसकी पहचान का पता लगाया? रवीना ने उसे लौटते देख जल्दी से उसके पास दौड़ी, घबराई हुई आवाज में। राधिका ने रुद्र की कही बातों को याद किया और मुंह उठाकर कहा, रुद्र बस एक फुर्सतिया पागल है जो घमंड करता है। मुझे उसके साथ अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। रवीना ने राधिका को देखा, उसकी आंखों में उलझन झलकी। दूसरी तरफ रुद्र भी विला लौट आया। रुद्र, तुम वापस आ गए। शेखर ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। हाँ, रुद्र ने धीरे सिर हिलाया। ऊपर पूल टेबल है, चलो कुछ राउंड खेलते हैं। शेखर का मूड स्पष्ट रूप से बेहतर हुआ था। उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और खुशी से बोला, जरूर। रुद्र ने हामी भरी और शेखर के साथ ऊपर चला गया। उसकी पूल खेलने की कला औसत थी, लेकिन शायद मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के कारण उसकी सटीकता और ताकत में सुधार हुआ था, जिससे वो ज्यादा प्रभावी हो गया था। वे लगभग आधे घंटे तक खेले और अंत में शेखर हार गया। चलिए खेलना बंद करते हैं, तुम कब इतने अच्छे हो गए? शेखर ने झुंझलाहट में शिकायत की। मैं पहले एक बार में पार्ट टाइम काम करता था और फुर्सत में ग्राहकों के साथ खेलता था, इसलिए मेरी कला बढ़ी, रुद्र ने मुस्कुराते हुए बताया। मुझे पता था। हाई स्कूल में तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते थे, अब तुम बड़े खिलाड़ी बन गए हो। शेखर ने यह कहते हुए फ्रिज से 2 ड्रिंक की बोतलें निकाली, एक रुद्र को फेंकी और एक अपने लिए खोली। रुद्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। शेखर उसके पास गया और धीरे से बोला, क्या यह दिशा के बारे में है? रुद्र ने शांत होकर पूछा। तुम कैसे जान गए? उसका सवाल सुनकर शेखर एक वक्फ पर ठिठक गया। उसके चेहरे पर बड़ी हैरानी थी। और किस वजह से तुम मुझसे कुछ पूछोगे? रुद्र मुस्कुराया। असल में मैं तुम्हें पूछना चाहता था कि तुम साक्षी को कैसे भूल गए। दिशा का मेरे साथ व्यवहार वाकई ज्यादा था, लेकिन मैं उसे सच में पसंद करता हूं। अब मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं और मुझे डर है कि जब मैं स्कूल वापस जाऊंगा तो उसकी तलब को रोक नहीं पाऊंगा और आखिर में उसके साथ हो जाऊंगा। शेखर ने बड़ी बेचैनी से कहा, मैं साक्षी को कैसे भूल गया? जब मैंने उस औरत का असली चेहरा देख लिया तो उसे भुला दिया।
रुद्र ने शेखर को देखा, एक पल रुककर फिर कड़वी मुस्कान दी। जैसे मैंने उसे देखा वैसे तुम अभी दिशा को नहीं देख पा रहे। पूछो भी मत, कोई फायदा नहीं। जब तक तुम उसके लिए दिल में जगह रखते हो तब तक उसके साथ रहो। जब सही मायने में देख पाओगे तो खुद ही उसे छोड़ दोगे। दिल के मामलों में रुद्र ज्यादा स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था कि शेखर को क्या सलाह दे। पर मुझे डर है कि ऐसा फिर होगा। जब वह किसी और आदमी के साथ जाएगी तो मैं शायद और भी ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा। शेखर ने धीमे स्वर में कहा, चिंता मत करो, दिशा किसी और के साथ नहीं जाएगी। रुद्र ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, तुम कैसे जानते हो? शेखर के चेहरे पर थोड़ा उलझन थी। क्योंकि तुम खास हो और मैं मानता हूं कि दिशा जितनी समझदार है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रुद्र ने सहज भाव से जवाब दिया। इस बात को सुनकर शेखर मजबूरी में हंसा, फिर सिर खुजलाया और माफी मांगते हुए बोला, रुद्र, क्या तुम सोचते हो मैं कायर हूं? दिशा ने मेरा ऐसा सलूक किया। शायद मैं उसकी आंखों में सिर्फ एक लैपटॉप हूं, फिर भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। मैं सच में उसे पसंद करता हूं। अगर यह प्यार नहीं होता तो कौन लैपडॉग बनने को तैयार होता? रुद्र ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा। असल में रुद्र शेखर की वर्तमान मानसिक स्थिति को अच्छी तरह समझता था। यह उसी तरह था जैसे रुद्र और साक्षी के बीच था। साक्षी जैसी महिला के साथ बने रहने में भले ही वो हमेशा उसके साथ न रह सके, रुद्र ने फिर भी सब कुछ बिना किसी स्वार्थ के दिया। कोई इसका कारण नहीं बता सकता। हालांकि रुद्र ने बहुत पहले ही यह सब समझ लिया था, पर शेखर अभी तक नहीं समझ पाया था। रुद्र जबरदस्ती उसे दिशा से अलग होने की सलाह नहीं देता, क्योंकि वो मानता है कि यह निर्णय उसका अपना है। अब रुद्र के बस में इतना है कि वह देखे कि दिशा भविष्य में उसे नुकसान न पहुंचाए। बाकी मामलों में रुद्र दखल नहीं देना चाहता और देता भी नहीं। अगले दिन सुबह सुबह रवीना, राधिका, अजय, राकेश और बाकी लोग रिसोर्ट छोड़ गए। रुद्र ने पहल की और रवीना को कार तक साथ चलकर छोड़ा, जबकि अजय और राकेश ने उसे नजरअंदाज किया। वे जानते थे कि अभी उसे उकसाना समझदारी नहीं होगी। वे इंद्रसेन के मुंबई लौटने का इंतजार कर सकते थे, फिर उससे निपटेंगे। तब चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, अजय और राकेश उससे डरेंगे नहीं। रवीना को विदा करने के बाद रुद्र, शेखर, शोएब, बिंदिया और यास्मिन एक प्रसिद्ध मंदिर की ओर बढ़े जो रिसोर्ट के पास था। उस मंदिर का नाम था आत्मा मंदिर। आत्मा मंदिर अजिंता शहर में था, जो रिसोर्ट से दूर नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र और बाकी आत्मा मंदिर पहुंचे। आत्मा मंदिर वहां काफी व्यस्त था, क्योंकि रिसोर्ट आने वाले अमीर पर्यटक यहां भगवानों की पूजा करने और अजिंता शहर घूमने आना पसंद करते थे। अजिंता शहर की उम्र 100 साल से अधिक थी और वहां की सभी इमारतों ने सदियों पुराना रूप बनाए रखा था। इसके अलावा कई फिल्म क्रू यहां शूटिंग के लिए आते थे, इसलिए आत्मा मंदिर में कभी कभी प्रसिद्ध सेलिब्रिटी भी मिल जाते थे। इसी वजह से सभी इस समय मंदिरों में दिलचस्पी ले रहे थे। आधे घंटे बाद शेखर और बिंदिया ने कार अजिंता शहर के बाहर पार्क की और पैदल शहर में चल दिए। क्योंकि अंदर के सारे रास्ते ब्लूस्टोन से बने थे, वाहन अंदर नहीं जा सकते थे। अजिंता शहर में प्रवेश करते ही रुद्र को पुराने समय का मजबूत माहौल महसूस हुआ। कई पुराने भवन उनकी नजरों के सामने थे और वे सड़क पर स्थानिक पोशाक पहने हुई खूबसूरत महिलाएं देख सकते थे, जो दूर दूर तक पुराने जमाने में ले जाने का एहसास दिला रही थी। शेखर, सबसे पहले क्या करे? बिंदिया अपनी साफ और पतली टांगों पर सुंदरता से चलती हुई मुस्कुराती हुई शेखर से पूछी। सबसे पहले आत्मा मंदिर चलेंगे, वहां धूपदान जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अजिंता शहर में खाना खाएंगे, फिर हॉट स्प्रिंग जाएंगे और गर्म पानी में नहाएंगे, फिर अंधेरा होने पर रिसोर्ट लौट आएंगे। शेखर ने सोचकर धीरे जवाब दिया, रिसोर्ट में पहले से ही गर्म पानी का स्रोत है ना? फिर यहां गर्म पानी से नहाने क्यों आना? बिंदिया थोड़ी उलझन में शेखर से पूछा। अरे पता नहीं, रिसोर्ट के गर्म पानी कृत्रिम होते हैं, जो कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन अजिंता शहर के गर्म पानी प्राकृतिक है, जो प्रकृति ने बनाए हैं।
कहते हैं कि उनमें नहाना शुभ होता है और सेहत भी बढ़ती है। हम तो अजंता शहर में हैं, तो क्यों ना आजमाएं? शेखर मुस्कुराते हुए बोला। समझ गई। बिंदिया ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे वे अजंता शहर के नजारों को देख रहे थे, समूह फुर्ती से आत्मा मंदिर की ओर बढ़ा। आत्मा मंदिर पहुंचने पर पाया कि वहां पहले से ही कई श्रद्धालु धूपदान जलाते हुए थे। हालांकि मंदिर में कई पर्यटक थे, फिर भी वहां कोई भीड़ भाड़ या शोर नहीं था। सब कुछ व्यवस्थित और शांतिपूर्ण था, जो अजीब था। रुद्र और बाकी लगभग आधे घंटे इंतजार करके अपनी पूजा पूरी कर पाए। फिर वे मंदिर से बाहर निकले और अजंता शहर में खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट की तलाश करने का प्लान बनाया। दोपहर में वे शेखर के बताए अनुसार हॉट स्प्रिंग जाएंगे और गर्म पानी में नहाएंगे। अपने एक दोस्त से पहले से मिली जानकारी के आधार पर शेखर ने अजंता शहर में 10 मिनट से ज्यादा खोजा। अंत में उसने एक पुराना और देहाती दिखने वाला रेस्टोरेंट पाया। फिर मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा, यह रेस्टोरेंट मेरे दोस्त ने बताया है। कहते हैं यहाँ सब्जी वाले भोजन सबसे बढ़िया होते हैं। कई अमीर लोग यहाँ शाकाहारी खाना खाने आते हैं। हम भी ट्राई करते हैं। शाकाहारी खाना? शेखर की बात सुनकर बिंदिया ने अपने होठों को ताना। तुम तो रिसोर्ट में कई दिन तक मांस ही खाए, क्या तुम्हें बोरियत नहीं हुई? मुझे लगता है शाकाहारी खाना ठीक रहेगा। शोएब मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं भी स्वाद में बदलाव चाहती हूं। यास्मिन सहमत में सिर हिलाई। बिंदिया, तुम्हें बताती हूं, यहां का शाकाहारी खाना आम नहीं है। यह अत्यंत स्वादिष्ट होता है, जो बाहर मिलने वाली चीजों से बिल्कुल अलग है। हम तो अजंता शहर में हैं, तो अच्छा शाकाहारी खाना तो खाना ही चाहिए। शेखर ने बिंदिया से धीरे कहा। शेखर की बात सुनने पर बिंदिया की आंखों में थोड़ा सा बेसहारा चमका। फिर उसने धीरे सहमति दी और बोली, ठीक है, तुम सब शाकाहारी खाना चाहते हो, तो चलो अंदर जाकर देखते हैं। उसकी सहमति देख शेखर ने तेजी से सबको रेस्टोरेंट में प्रवेश कराया। उस समय रेस्टोरेंट में ज्यादा ग्राहक नहीं थे और रुद्र की पार्टी ने खिड़की के पास सीट ली। देखो और जो खाना पसंद हो चुनो। शेखर ने मेनू सीधे बिंदिया और यास्मिन को दे दिया। मुझे फिर भी कोई भी चलेगा। यास्मिन ने मेनू देखते हुए आरामदायक मुस्कान दी। यहाँ के व्यंजन काफी महंगे हैं। बिंदिया ने मेनू पर एक नजर डालकर धीमे से कहा, ये जगह तो पर्यटन स्थल है, इसलिए कीमतें थोड़ी अधिक होंगी। रुद्र ने कैजुअली जवाब दिया। उसकी बात सुनकर बिंदिया का चेहरा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने ऊपर रुद्र को देखा और फिर चमकती मुस्कान के साथ बोली, रुद्र, ये तुम्हारे कहने जैसा नहीं लगता। मुझे याद है स्कूल में जब हम थे, तुम स्कूल कैफेटेरिया के खाने को भी महंगा मानते थे। बहुत पहले की बात है। अब का रुद्र पहले जैसा नहीं है। शोएब ने रुद्र की ओर से जल्दी कहा, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी लगता है रुद्र बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। बिंदिया ने वास्तव में सिर हिलाया। सभी की बातें सुनकर रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दी और चुप रहा। कुछ मिनट बाद उन्होंने ऑर्डर दे दिया। बातचीत करते हुए वे खाने के आने का इंतजार करने लगे। वो औरत थोड़ी परिचित क्यों लगती है? तभी शेखर ने अचानक उलझन में कहा, कौन सी औरत? शोएब थोड़े भ्रमित होकर पूछा। जो हमारी टेबल के सामने बैठी है, लगता है कहीं देखा है मुझे इसे, शेखर ने कहा और सामने टेबल की ओर देखा। बाकी लोग भी देखने लगे और पाया कि एक सुंदर महिला सनग्लासेस पहने नीचे सिर झुकाए अपने फोन के साथ खेल रही थी। उसके सामने कई व्यंजन रखे थे, लेकिन उसने उनमें से कोई नहीं छुआ था। शेखर की बात सुनकर रुद्र ने भी सिर उठाया और सामने बैठी उस खूबसूरत महिला पर नजर डाली। महिला ने बड़े काले चश्मे पहने थे जो लगभग उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढक रहे थे, लेकिन वे उसकी अद्भुत खूबसूरती छिपा नहीं सके। उसका नाजुक और साफ चेहरा दिखाई दे रहा था और उसकी पतली हंस जैसी गर्दन उसके कोट के साथ और भी सुंदर लग रही थी। हालांकि रुद्र महिला के चेहरे को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी सूरत से पता चल रहा था कि वह निश्चित रूप से कोई दुर्लभ खूबसूरत हस्ती है। इस समय ऐसा लग रहा था कि महिला ने भी महसूस किया कि वो और अन्य उसे देख रहे हैं। वो अनजाने में एक तरफ मुड़ी और फोन में व्यस्त हो गई। खाने का कोई इरादा नहीं दिखा रही थी।
मुझे भी लगता है कि वो कुछ परिचित लगती है। थोड़ी देर झिझकने के बाद शोएब ने धीरे से कहा, तुम दोनों को क्या हो गया है? जब एक सुंदर महिला को देखते हो तो उसे परिचित क्यों लगती है? क्या तुमने नहीं देखा कि वो शर्मिंदा है? जल्दी से खाना खाओ। बिंदिया ने भौहें तानी और निराश होकर कहा, क्या तुम्हें पता है अजिंता शहर में पर्यटकों के अलावा कौन आता है? तभी शेखर ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कौन? शोएब ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। बताता हूं। पर्यटकों के अलावा यहां कई फिल्म क्रूज और सेलिब्रिटी भी शूटिंग के लिए आते हैं। ये महिला खाने के वक्त भी चश्मा पहने है और उसकी टोप हमेशा कुर्सी पर रखी रहती है, जैसे पहचान छुपाने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि वो कोई सेलिब्रिटी हो सकती है। शेखर ने अपनी नजरें घुमाकर धीमी आवाज में विश्लेषण किया। यहां अटकलबाजी बंद करो। कौन सी सेलिब्रिटी बिना बॉडीगार्ड के बाहर निकलती है? मुझे लगता है तुम बस उसकी सुंदरता से आकर्षित हो और उसका फेसबुक पूछना चाहते हो। बिंदिया ने नाखुशी से कहा, तो फिर वह खाने के दौरान चश्मा क्यों पहनती है? क्या ये अजीब नहीं लगता? शेखर थोड़ा अनमना रहा। शायद उसने रात में ठीक से नींद नहीं ली और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, इसलिए चश्मा पहना है। इसमें अजीब क्या है? बस खाना खाओ। बिंदिया ने बहुत निराशा जताई। शेखर की आंखों में थोड़ी हताशा झलक रही थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर झुकाकर खाना शुरू करने लगा। दूसरी ओर शोएब इस महिला में बेहद रुचि दिखा रहा था। वो लगातार उसे देख रहा था और थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद अपना फोन निकाला, महिला की फोटो खोजी और शेखर से धीरे से कहा, क्या वो इस व्यक्ति जैसी लगती है? शेखर ने सिर झुकाकर शोएब के फोन पर नजर डाली। उसके चेहरे पर हैरानी थी और वो उत्साहित होकर बोला, कैसा? जैसी? ये तो बिल्कुल वही है। तुम किसकी बात कर रहे हो? यास्मीन ने जिज्ञासा से भरी आंखों के साथ भौहें चढ़ाई और पूछा, और कौन हो सकता है? यह महिला निश्चित रूप से टॉप सेलिब्रिटी अनुपमा है। मुझे पूरा यकीन है। उसकी कद आकृति और सूरत बिल्कुल समान है और उसका मिजाज भी बहुत हद तक मिलता जुलता है। शेखर ने शोएब का फोन पकड़ा और धीमी आवाज में फुसफुसाया, बकवास बंद करो। वह हमारी मनोरंजन उद्योग की टॉप स्तरीय महिला सितारा है। कहा जाता है कि वह 4 मुख्य अभिनेत्रियों में से एक है और फिल्म रानी के स्तर तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अकेले बिना दर्जनों बॉडीगार्ड के बाहर नहीं आती। ये उसके दर्जे के अनुकूल नहीं है। बिंदिया ने बिना हिचकिचाए कहा, शायद वो सिर्फ अकेले मजे करने निकली है। क्या सेलिब्रिटी को हमेशा बाहरी जगह पर बॉडीगार्ड लेकर चलना होता है? शेखर ने सीधे इसका खंडन किया। आखिरकार जो महिला उनके सामने उस वक्त मौजूद थी, वो फोटो में दिख रही अनुपमा से इतनी मिलती जुलती थी कि दोनों को अलग खास मान पाना मुश्किल था। ठीक है, भले ही वो अनुपमा हो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। रुद्र मुस्कुराया और मनाने लगा, नहीं, मैं अनुपमा से ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं। मैं उसका वफादार प्रशंसक हूं। अगर ये मौका खो दिया तो पछताऊंगा। शेखर ने उत्साहित होकर कहा, फिर सीधे महिला के पास जाने लगा। बिंदिया ने शेखर के चेहरे के हाव भाव को देखा और धीरे से सिर हिलाया। कुछ कह नहीं सकी। माफ करना, क्या आप मिस अनुपमा हैं? शेखर महिला के पास आया। उसकी आवाज में थोड़ी नर्वसनेस थी। शेखर की बात सुनकर महिला धीरे से अपना सिर घुमाई और शेखर को नजर से परखा। कृपया नाराज मत होना, मैं आपसे तस्वीर नहीं लेना चाहता। मैं आपकी प्रशंसक हूं, बस आपका ऑटोग्राफ चाहिए। शेखर ने जल्दी जल्दी समझाया। यह सुनकर महिला के चेहरे पर आसानी से संतोष का भाव आ गया। उसने धीरे से अपना चश्मा उतारा, जिससे उसका सुंदर चेहरा साफ दिखा। महिला लगभग 20 साल की नजर आ रही थी। उसने तंग टी शर्ट पहनी थी जो उसकी सुंदर कुम्हारियां उभार रही थी। उसका भरा हुआ छाती आकर्षक लग रहा था और उसकी मनमोहक आंखें, नाजुक नाक और रंगीन लिपस्टिक लगी होंठ उसकी खूबसूरती को पूरा कर रहे थे। उसने नीले रंग की डेनिम शॉर्ट्स पहनी थी, जिससे उसके लंबे और साफ पैर नजर आ रहे थे। उसके पैरों में गुलाबी चप्पलें थी। कुल मिलाकर उसका अंदाज सेक्सी और खिलंदट था। क्या तुम सच में अनुपमा हो? शेखर उसके रूप को देखकर दंग रह गया।
इसी समय बाकी लोग भी हैरान रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए, आश्चर्य से भरा चेहरा लिए हुए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्रसिद्ध सेलिब्रिटी अनुपमा से इस छोटे से शहर में मिलेंगे। हालांकि रुद्र मनोरंजन उद्योग की सेलिब्रिटी में ज्यादा रुचि नहीं रखता था, फिर भी उसे अनुपमा के बारे में कुछ जानकारी थी। वो वर्तमान में मनोरंजन उद्योग की एक लोकप्रिय युवा अभिनेत्री थी और उसकी फीस कम से कम 1 मिलियन या उससे अधिक थी। इसके अलावा उसके बहुत सारे प्रशंसक थे जो उन छोटी मोटी अभिनेत्रियों जैसे मालिनी से बहुत अलग थे। शायद इसलिए कि रुद्र को मनोरंजन उद्योग की कुछ समझ थी और वो पहले भी सेलिब्रिटी से मिला था। वो अपेक्षाकृत शांत बना रहा, लेकिन बाकी लोग अपनी संयम बनाए नहीं रख सके। वे सब अनुपमा के पास दौड़े। मिस अनुपमा, क्या आप मेरा ऑटोग्राफ देंगी? शेखर ने उत्साहित होकर पूछा। बिल्कुल। क्या तुम्हारे पास कलम है? अनुपमा ने उन पर बहुत दोस्ताना व्यवहार किया, मुस्कुराते हुए सहमति दी। मैं अभी कलम लेने जाती हूं। अनुपमा का जवाब सुनकर शेखर ने महसूस किया कि उसके पास कलम नहीं थी। वह जल्दी से मुड़ा और वेटर के पास जाकर कलम उधार ली। कुछ मिनट बाद वो कलम लेकर उस महिला के पास वापस भागा और उसे दे दी। कहां साइन करूं? उसने धीरे से पूछा। मेरे कपड़ों पर, कंधे के नीचे, उसने जल्दी से जवाब दिया। अनुपमा मुस्कुराई और शेखर के लिए साइन करने लगी, लेकिन उसी समय काले कपड़े पहने कुछ मजबूत बदमाश अचानक रेस्टोरेंट में घुस आए। उनको देखकर अनुपमा का चेहरा तना हुआ हो गया। काले कपड़ों में कुछ आदमियों को रेस्तरां में घुसते देख अनुपमा का चेहरा घबराहट से साफ झलक उठा। उसने जल्दी जल्दी शेखर की शर्ट पर अपना नाम साइन किया, फिर टेबल पर रखी कैप और सनग्लासेस उठा लिए और धीरे से बिंदिया, यास्मिन और बाकी लड़कियों से बोली, माफ करना, मुझे अभी थोड़ी जल्दी है, मैं पहले चलती हूं, बाद में मिले तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर अनुपमा ने बड़ी सहजता से कैप और सनग्लासेस पहने और मुड़कर बाहर जाने लगी। काले कपड़ों वाले लोग सीधा अनुपमा की ओर बढ़े। उनमें से सबसे आगे चल रहा गंजा आदमी अनुपमा से आदरपूर्वक बोला, मिस अनुपमा, हमारे बॉस ने आपको बुलाया है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे बॉस को नहीं जानती। बार बार मेरा पीछा करना बंद करो। अनुपमा ने ठंडे स्वर में डांटते हुए कहा। मिस अनुपमा, मजाक मत कीजिए। आप हमारे बॉस को नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? आदमी हंसते हुए बोला। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अनुपमा की आंखों में गुस्से की चमक आई। वो हाई हील्स पहनकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उस ताकतवर आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनुपमा ने छूटने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत उस आदमी के सामने कम पड़ गई। कुछ ही देर में उसने उसे काबू कर लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े एक लड़की पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? बिंदिया, जो पुलिस फैमिली से थी और बचपन से ही निडर स्वभाव की थी, ये देखकर चिल्ला उठी। रुद्र, शोएब और बाकी 2 लड़के भी तुरंत खड़े हो गए। बिंदिया की आवाज इतनी तेज थी कि रेस्तरां में बैठे ग्राहक भी मुड़कर अनुपमा को देखने लगे। गंजा आदमी सबकी निगाहें खुद पर टिकती देख थोड़ा असहज हुआ। आखिरकार वे अनुपमा का अपहरण करने नहीं आए थे। ऐसे मौके पर उन्हें भी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे छोड़ो, अनुपमा ने ठंडे स्वर में उस आदमी को डांटा। कुछ क्षण झिझकने के बाद आखिरकार उस आदमी ने अनुपमा का हाथ छोड़ दिया और लाचारी से बोला, मिस अनुपमा, प्लीज हमें मुश्किल में मत डालिए। हमारे बॉस बस आपको खाने पर बुलाना चाहते हैं। मैं आखिरी बार कह रही हूं, मैं तुम्हारे बॉस को नहीं जानती और तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अनुपमा ने भावहीन आवाज में चिल्लाया। रुद्र, शेखर और शोएब तुरंत उसके पीछे खड़े हो गए। यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और कहूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया है। बिंदिया ने अपना फोन निकालते हुए कहा। ये लोग सिर्फ अनुपमा को खाने पर बुलाना चाहते थे। अगर पुलिस बीच में आ जाती तो मामला और बिगड़ सकता था। इसीलिए गंजे नेता ने कुछ देर सोचा और फिर धीमी आवाज में बोला, ठीक है, चलते हैं। इतना कहकर वो मुड़ गया और बाकी लोग उसके पीछे पीछे निकल गए। अनुपमा ने उन सबको जाते देख राहत की सांस ली। मिस अनुपमा, ये लोग आपके साथ करना क्या चाहते थे? शेखर ने जुटाकर धीरे से पूछा। मुझे भी नहीं पता,
ये कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन आज मदद करने के लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूं। अनुपमा ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी मदद तो करनी ही चाहिए। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर जोड़ा, मिस अनुपमा, आप जैसी सेलिब्रिटी को बाहर निकलते समय कुछ बॉडीगार्ड्स अपने साथ रखने चाहिए। आप अभी बहुत खतरे में हैं। अनुपमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दरअसल हाल ही में मैं बहुत टेंशन में थी, इसलिए रिलैक्स होना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ज्यादा लोग मेरे पीछे रहें, इसीलिए मैंने बॉडीगार्ड्स को छुट्टी दे दी। अच्छा, ये वजह है। बिंदिया ने सिर हिलाया और बोली, अनुपमा, मुझे लगता है वो लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। शायद अभी भी बाहर खड़े होंगे। क्यों न तुम यहीं हमारे साथ डिनर कर लो, बाद में हम सब मिलकर तुम्हें छोड़ देंगे। इससे तुम्हें भी सुरक्षा रहेगी। मैंने देखा कि तुमने अभी ज्यादा खाया भी नहीं, तुम हमारे साथ खा लो। बिंदिया का स्वभाव बहुत मददगार था, इसलिए उसने खुद अनुपमा को खाने का निमंत्रण दिया। अनुपमा ने अनजाने में बाहर नजर दौड़ाई और सच में देखा कि वे लोग बाहर ही इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आज मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। अनुपमा ने सिर झुकाकर कहा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बाद में मुझे तुम्हारे साथ एक फोटो चाहिए। बिंदिया हंस पड़ी, अगर सिर्फ फोटो की बात है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अनुपमा भी मुस्कुराकर बोली। बात करते हुए वे सब फिर से डाइनिंग टेबल पर लौट आए। रुद्र के बगल वाली सीट खाली थी, तो अनुपमा स्वाभाविक रूप से वहीं बैठ गई। अनुपमा के बैठते ही रुद्र को उसकी खुशबू महसूस हुई। उस खुशबू में एक अलग तरह का आकर्षण था। लगता था बहुत महंगा परफ्यूम है, जो आम लड़कियों के परफ्यूम से अलग था। अनुपमा ने टाइट फिटिंग टी शर्ट और सफेद विंड चीटर पहना हुआ था। शायद उसने केवल इसलिए विंड चीटर डाला था ताकि लोग उसकी ड्रेसिंग पर ध्यान न दें। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे गर्मी लगने लगी। उसने विंड चीटर उतारकर कुर्सी पर रख दिया। जैसे ही उसने विंड चीटर उतारा, उसकी सेक्सी काया रुद्र की नजरों के सामने आ गई। उसका नाजुक चेहरा और काले घुंघराले बालों के साथ एक ऐसी मोहक आभा बना रहे थे जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अनुपमा वाकई बड़ी स्टार थी। उसका हर हाव भाव अलग ही आकर्षण बिखेर रहा था। उसके कपड़े भले साधारण लग रहे थे, लेकिन उसके व्यक्तित्व से उनमें भी एक शाही और सुरुचिपूर्ण आभा झलक रही थी। यही उसकी असली पहचान थी। शेखर, शोएब, बिंदिया और बाकी सबने जब अनुपमा की असली पहचान जानी तो उनके दिल में हड़बड़ाहट भर गई। उन्होंने पहले कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। सिर्फ रुद्र ही स्थिर और शांत भाव से खाना खाने में मग्न रहा। असल में उसे सचमुच भूख लगी थी। अनुपमा ने सबको देख मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे ही देखते रहोगे? खाना शुरू करो। शेखर हंसते हुए बोला, अनुपमा, पहली बार किसी बड़ी स्टार के साथ खाना खा रहे हैं, थोड़ी नर्वसनेस तो होगी ही।